आज रीजनिंग का टर्न है ना। फ्राइडे सैटरडे होगी रीजनिंग, आप लोग भी सुन लो बेटा जितने लोग हो। फ्राइडे सैटरडे रीजनिंग होती है। वो रीजनिंग किसके किसके लिए है? आर्मी जीडी, एसएससी जीडी, एयरफोर्स वाई ग्रुप, इन तीनों के लिए आपकी ये क्लास चलती है ना, जिसमें मंडे से थर्सडे आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगी और फ्राइडे सैटरडे को रीजनिंग रहती है। ठीक है, तो तीनों ही बैच के जितने भी बच्चे हैं वो जुड़ के इसका लाभ ले सकते हैं। जितने भी लोग आप लोग देख रहे हो, आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल के बारे में लोगों को बताओ कि आप लोगों की जैसे वाई ग्रुप की मैं बात करूं तो रागा वाला पोर्शन करा रहा हूं जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। आर्मी जीडी की बात करूं तो उसमें भी उनकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और रीजनिंग के पोर्शन में कवर कर रहा हूं। और एसएससी जीडी चूँकि नई वैकेंसी आई हुई है, अब बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों को डिफेंस में जाने के लिए। एक डिफेंस तो आर्मी होती है और जो बाकी हमारे सशस्त्र सेना बल हैं, जैसे कि आपका बीएसएफ हो गया और सीआईएसएफ हो गया, फिर और भी जितने भी केंद्रीय बल हैं, उसमें जाने के लिए एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लेती है। उसके ज़रिए आप ऐसे फोर्सेस में जाते हो, तो उसका भी नोटिफिकेशन आ गया। वैकेंसियाँ बहुत अच्छी हैं और लग के थोड़ा सा ध्यान लेके हमारे साथ आप काम कर लो तो एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। समझ गए? तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। रीजनिंग में हम आज आपको पढ़ा रहे हैं बैठक की व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो जरा क्वेश्चंस जो भी आते हैं हम लोग के आपके व्यवहारिक सोच पे आते हैं। बैठक की व्यवस्था हम लोग बचपन से खेलते चले आ रहे हैं, है ना। ऐसे लाइन में बैठ जाते थे या गोले में बैठ जाते थे। बचपन में खेल खेलते थे ना गोले में बैठने के। तो जब आप बैठते हो तो अपने दोनों साइड देखते हो, आपके बाएं से देखते हो, अपने दाएं देखते हो, तो गिनते हो कि मेरे दूसरे तीसरे कौन है राइट साइड में, बाएं साइड में मेरे दूसरे तीसरे कौन है, ऐसे देखते हो ना। बस यही एक अरेंजमेंट अपने आप में अपने दिमाग को रखना है। और बैठाने वाली व्यवस्था में हमेशा आपको बच्चों ऐसे बैठाना है कि आप समझो कि मैं ही बैठा हूँ। सवाल में जिसको पूछता है ना, उसको मान लो कि मैं, जैसे कहा कि ए के दाएं दूसरा, तो ए को अपना खुद बना लो और खुद बना लोगे तो दिखेगा ना कि मेरा दायां इधर जा रहा है, तो इधर से दाएं दूसरा कौन हो जाएगा। मेरे बाएं तीसरा पूछा जा रहा है तो मेरे बाएं से तीसरा कौन चला जाएगा। तो इस तरीके से एक सोच आती है वहाँ पे और इसी सोच से आप सवालों को करते हो। सीटिंग अरेंजमेंट में कोई ट्रिक नहीं चलता कि मैं कोई फार्मूला बता दूं कि भाई बस एक ये ट्रिक आई, इस पे सवाल सॉल्व कर लोगे। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस थोड़े से बड़े होते हैं, है ना, लेकिन आसान होते हैं। एक उसको आपको लोग सेटिंग करनी होती है आप लोगों को, है ना, बिठा के एक अरेंजमेंट सीखना है और इसके सिवा सेटिंग अरेंजमेंट में कुछ है नहीं। ठीक, अब मैं बात कर रहा था आपसे सीटिंग अरेंजमेंट में बैठाने की व्यवस्था। तो बैठाने की व्यवस्था हम लोगों के कितने टाइप की हो सकती है? देखो, एक तो रैखिक क्रम हो सकता है। पहले की बात करें हम, क्या रैखिक क्रम व्यवस्था हो सकती है। तो रैखिक क्रम व्यवस्था का मतलब क्या हो गया भैया? जैसे एक लाइन होगी, एक लाइन में आप लोग बैठोगे एक रेखा में, है ना। इधर तो दिख ही नहीं रहा हो यार, लेफ्टी बनना पड़ेगा क्या? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक। तो ये रैखिक व्यवस्था हो गई। मान लो इसमें हमने बिठा दिया 5 बंदों को, 5 बच्चे में 1 2 3 4 और 5, ये 5 तो बैठे हैं, ए बी सी डी और ई। इसमें किसी एक के क्रम को लिख दे। जैसे मैं कह रहा हूँ सी ए के दाएं दूसरा है, सी, यहाँ पे सी की अगर पोजीशन मैं बताऊँ तो क्या कह सकते हैं? नंबर 1 सी ए के बाएं, ए के दाएं होगा कि बाएं?
अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जब आप ये सब बैठे हैं तो उधर देख रहे हैं ना, जिधर आप देख रहे हो, इसका मतलब आपका दायां इसका दायां होगा और आपका बायां इसका बायां होगा। बात समझ में आई? तो देखो बच्चे, अगर बात हो रही कि सी ए के दाएं, सी ए के दाएं कौन सा पड़ रहा है, पहला दूसरा, तो इस अरेंजमेंट पे हम ये बताएंगे कि सी की सिचुएशन कौन डिसाइड कर रहा है, ए कर रहा है। तो सी ए के दाएं कौन सा क्रम होगा, इसका दूसरा है। समझ में आ गई बात? ठीक है। दूसरी पोजीशन हम ये कह सकते हैं, बी की पोजीशन अगर ई से डिसाइड हो रही है तो क्या बोलेंगे, बी ई के बाएं पड़ेगा कि दाएं, बाएं। कौन से पोजीशन पे है, तीसरे पे। बी ई के बाएं तीसरा है, ठीक है। अच्छा, किसी एक की पोजीशन दो तरीके से दी जा सकती है ना। अगर तीसरी में बात करूं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो ये जो सेंटेंसें मैं लिख रहा हूँ यही समझना है तुम लोगों को, ये समझ लिए तो सवाल सॉल्व कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं कहूँ कि बी डी के दाएं, सॉरी बी डी के बाएं, बी डी के बाएं कौन सा होगा, दूसरा होगा कि नहीं, बोलो। बी डी के बाएं दूसरा होगा। समझ बात आ रही? आप लोगों को समझ में आ रही, सभी लोगों को? ठीक। ये सेंटेंस जो मैं बता रहा हूँ यही क्लू है इस सवालों को करने के लिए। पहले इसीलिए इस सब चीज़ों को जान जाओ। अगर ये जान जाओगे तो आगे के सवाल आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मान लो कि हम इसमें कुछ लोगों को और बढ़ा दिए, अब पोजीशन ये आ गई, ई एफ जी एच आई, ठीक है। अब मान लो कि मुझे डी की पोजीशन लिखनी है, तो हम ये कहेंगे, चौथी बात समझो, डी जी के बाएं कौन से क्रम पे है, डी जी के बाएं किस क्रम पे है, तीसरे क्रम पे है। जी से देखेंगे तो 1 2 3, डी जी के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब देखो, और अब यहाँ पे एक सेंटेंस जोड़ेगा दोनों को, और ये नहीं, दो सेंटेंसों पे ध्यान देना है, दो वाक्यों पे ध्यान देना है। एक आएगा और से, एक आएगा जो से। तो जैसे दे दिया गया, और डी जी के बाएं तीसरे स्थान पे है, और ए के दाएं तीसरे स्थान पर। जब भी ऐसे सवाल में सेंटेंस आ जाए, वाक्य आ जाए, तो समझना दिया गया डी जी के बाएं तीसरे स्थान पे, चलो अपनी जगह सही है, और ये और किसके लिए आया है, और किसके लिए आया है, डी के लिए, है ना। तो जब भी दो अक्षर दिखते हैं, जब दिया रहेगा कि डी जी के बाएं तीसरे स्थान पे और किसी, जैसे इसमें दिया है ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो और डी के लिए आ रहा है, और डी के लिए आ रहा है। लेकिन इसी को अगर ऐसा दे दिया जाए, डी जी के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो, अब ध्यान देना है, अब यहाँ पे जो किसके लिए आ रहा है, डी जी के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो किसके लिए आ रहा है, जरा ध्यान दो। यस, जो आएगा दूसरे के लिए, जो दूसरे स्थान पे, और आएगा पहले के लिए, जो आएगा दूसरे के लिए। यह एक चीज जरूर ध्यान देना, यहीं से आपका कंफ्यूजन आ जाता है प्रश्नों में, और ये क्लियर रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, फिर एकदम बड़े ही नीट एंड क्लीन वे में अपने सवाल तुम करोगे। समझ में आ गई बेटा?
ठीक है, तो डी जी के बाएं तीसरे स्थान पर है जो, ठीक है, डी जी के बाएं तीसरे स्थान पर है जो एच के, जैसे मैं लिख दूं, जो एच के बाएं पहले स्थान पर है ना, एच के बाएं पहले स्थान पर है, यही तो आएगी ऐसे इसकी पोजीशन। बात समझ में आ गई ना। तो ये इस कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट में हमेशा ध्यान दोगे, ठीक है, नोट कर लो जल्दी जल्दी नोट करो बच्चे। आप सभी लोग भी नोट कर लीजिए प्रभु। जितने लोग बैठे हो, देखो मेरी क्लास में आ रहे हो, कॉपी पेन लेके जरूर आओ, बगैर कॉपी पेन के बेटा आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, है ना। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा, इसी रैखिक व्यवस्था में कोई पोजीशन ऐसे भी हो सकती है। सपोज करो गांव में पंगत बैठती है खाना खाने वाली, पंक्ति बैठी है ना। अब तो बफे सिस्टम हो गया, बंदर की तरह उछल कूद के खाते हो, नहीं तो पहले क्या होता था गांव में, पहले क्या होता था गांव में, हाँ खा लेते थे, है ना। तो देखो भाई, यार ये यहाँ तक तो आना चाहिए, हाँ देखो दो पंक्ति बैठी हुई है, आमने सामने लोग बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, हाँ कोई बच्चा बैठ गया बूढ़े को चिढ़ा देता है, देखे वीडियो क्लिप आई थी, है ना, सब बना बना भेजते। हर्ष जानता होगा क्यों, देखो 1 2 3 4 5 6 बंदे इधर से बैठे खाने के लिए और 6 बंदे इधर से बैठे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इनका मुंह उत्तर की तरफ है तो इन लोगों का मुंह किधर है, दक्षिण की ओर। तो जाहिर सी बात है इनकी जो सिचुएशन होगी इनके जस्ट अपोजिट होगी। अगर मैं ये कहूँ
यहाँ से बैठे ए बी सी डी ई एफ, यहाँ से बैठे पी क्यू आर एस टी यू, है ना, 6 बंदे इधर से बैठे। तो ये सभी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब कि ए अपोजिट होगा किसके, पी के, बी अपोजिट होगा किसके, क्यू के, आर अपोजिट होगा किसके, सी के। क्रम गड़बड़ा गया। सी अपोजिट होगा किसके, आर के, और इसी प्रकार से डी अपोजिट होगा किसके, एस के, ई किसके अपोजिट होगा, बोलो, टी के, और एफ किसके अपोजिट हो जाएगा, यू के। इसमें एक विपरीत संबंध और बनेगा, किसका किसका, डायगोनली अपोजिट होंगे, यानी कोने कोने वाले भी एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। ये इसके अपोजिट हो जाएगा और ये इसके अपोजिट हो जाएगा, समझ गए। तो यह भी अब एक विपरीत संबंध मिलेगा, किसका किसका, ए डायगोनली, इसको कहोगे ए डायगोनली, विकर्णतः विपरीत है किसके, यू के, और एफ डायगोनली अपोजिट है किसके, पी के। ये बात समझ में आ गई। और इधर के बाएं उधर का दाएं होगा, जैसे इधर क्या चलते हो, इधर आप चलते हो के दाएं ना, इधर क्या चलते हो, के बाएं। तो बच्चों इधर क्या हो जाएगा, के बाएं, है ना, यानी पी के बाएं, क्यू के बाएं। अगर इधर हो गए तब ये मेरा बायां हो गया ना, जब मैं इधर देखने लगा तो ये मेरा बायां हो गया, और जब मैं इधर देख रहा हूँ तो ये मेरा दायां हो गया। बात समझ में आ गई। इधर क्या हो जाएगा, के दाएं, यानी यू के दाएं। तो एक इस तरीके से आपसे क्रम व्यवस्था पूछी जा सकती है जबकि अपोजिट बैठे होंगे, समझ गए। अब एक तीसरी क्रम व्यवस्था आएगी। अब बिठाने को कभी कभी चले जाते हो रेस्टोरेंट में तो गोला मेज मिल जाता है ना, और गोले मेज में सभी लोग बैठ जाते हो, तो क्या करते हो, यहाँ केंद्र की ओर देखते हो, है ना। सभी लोग बैठ गए, मान लो एक बंदा ये बैठ गया, ठीक है, एक बंदा इधर से बैठ गया, एक बंदा इधर से बैठ गया, एक बंदा इधर से बैठ गया, ठीक है, और भी चाहे जितना बैठा दो लो। आए थे 4 ही, और फिर क्या हो गया, बढ़ गए, देखा कि फ्री में खाना मिल रहा है तो सब बढ़ गया ना, ठीक है। ये इतने लोग बैठ गए और सभी किधर देख रहे हैं, सभी किधर देख रहे हैं, ये सभी देख रहे हैं केंद्र की ओर, सभी देख रहे हैं केंद्र की ओर, ठीक है। जब भी गोले सिचुएशन में बिठाई जाएगी या चौकोर सिचुएशन आ जाएगी, ये कहते हैं क्या, गोले में बैठना, ठीक है। जब आप गोले में बैठने हो तो देखो, हम इस तरफ से मुंह करके बैठे हैं तो मेरा दायां कौन होगा, और इस तरह से घड़ी की सुई अगर देखोगे तो कभी घड़ी की सुई ऐसे चलती है कि ऐसे चलती है। इसका मतलब मेरा जो दायां होगा वो इसमें यहाँ पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। आप मूव करोगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अगर हम इधर बैठे बाएं जा रहे हैं तो घड़ी की सुई की दिशा में जा रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई। तो तुम्हारा दायां ध्यान में देना, घड़ी की सुई के विपरीत, और बायां घड़ी की सुई की दिशा में जा रहा है। बैठकी व्यवस्था जब गोलीय होती है, बैठकी व्यवस्था जब किसी चौकोर मेज की होती है, बैठकी व्यवस्था जब किसी षटकोण की अठकोण मेज की होती है, तो उसको ये मान के चलते हैं कि गोलीय संदर्भ ही है, राउंड करोगे ना उसमें, हाँ, तो वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट लागू होगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का।
मेरी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ ध्यान ये देना है कि बैठकी व्यवस्था के प्रश्नों में किसी एक की बिल्कुल निश्चित स्थिति दिखती है, वही ढूंढना होता है। वो कहाँ रहेगा ये नहीं पता, इसके लिए आपको पूरा का पूरा सवाल पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसमें से आपको ढूंढना है कि किस एक की स्थिति बिल्कुल निश्चित दिख रही है। जैसे दे दिया जाए, हमने यहाँ पे नाम लिख दिया कुछ बंदों के, ठीक है। ये आ गया मान लो A B C D E F G H, इतने बंदे बैठे हुए हैं। ए की स्थिति निर्धारित कर सकता है बहुत सारे लोगों को। अब मैं कहूं कि सी ए के दाएं, सी ए के दाएं दूसरा है, ठीक है। तो हम सी को कहीं बिठा सकते, यहाँ बिठा सकते, तो ए को यहाँ बिठाना पड़ेगा, है ना। ए के दाएं कह रहा है ना, ए के दाएं कर रहा है। इसी को हम ऐसे समझा सकते हैं, एक पेज ले ले रहे हैं, देखो जरा। मैंने कहा कि सी ए के दाएं, सी ए के दाएं दूसरा है, ठीक है। सी ए के दाएं दूसरा है, तो हम पहले क्या करें, किसकी स्थिति ठीक दिख रही है, एकदम निश्चित दिख रही है, किसकी, सी की, है ना। किसी के दाएं जा रहा है ना और दूसरा जा रहा है, यानी सी की कैलकुलेशन बिल्कुल निश्चित है कि ए के दाएं वो दूसरा आ रहा है। सी को कहीं भी बिठा दो यार, है ना, सी को आप कहीं भी बिठा दो। हमने सी को यहाँ बिठा दिया, कोई दिक्कत। लेकिन ये कह रहा है सी ए के दाएं दूसरा है, तो ए किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, इधर होगा ना। तो 1 और 2, यहाँ पे ए के दाएं दूसरा, ए यहाँ पे बैठ जाएगा, ए यहाँ पे बैठ गया, तो हो गया ना ए के दाएं दूसरा 1 2। और दाएं के लिए मैंने क्या बताया, क्लॉकवाइज। मेरी बात समझ में आई इतनी सी? हेलो, समझ में आ गई बात? तो ये बातें समझनी है। किसी एक की निश्चित स्थिति दी गई तो आप फटाफट बिठा ले जाओगे। कभी कभी क्या होता है कि हमें 2 चित्र बनाने पड़ते हैं, लेकिन आप लोगों के जो स्टैंडर्ड में सवाल आने वाले हैं वो उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, इजी वे में रहेंगे। हाँ, लेंदी जरूर कर सकता है, पढ़वाएगा ज़्यादा, लेकिन सवाल कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, कन्फ्यूजन वाले नहीं होंगे। अभी बैंकिंग वगैरह में चले जाओ, रीजनिंग के सवाल, तो वहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसमें 2-2 3-3 फिगर बनानी पड़ती है हमें करेक्ट आंसर पे जाने के लिए। लेकिन आप लोगों में उस लेवल में नहीं जाएगा, सिंपल वे में रहेगा। तो हमें यहाँ पे यही समझना, समझ गए? तो अब ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, हाँ? अब ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम कैसे गोलीय व्यवस्था के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। अब ये व्यवस्था कई तरीके से पूछी जा सकती है, ये व्यवस्था कई तरीके से पूछी जा सकती है। तो तीसरी पोजीशन हो जाएगी जैसे चौकोर व्यवस्था। क्या? चौकोर। और चौकोर का मतलब वह आयत भी हो सकता है, हाँ, या वर्ग भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ भी सब केंद्र की ओर बैठे हैं, मान लो एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है, ठीक है। चलो भाई बना देते कि आदमी दिखेंगे, है ना। ये मंगल ग्रह के प्राणी आ गए, ठीक है। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा, कौन सा? सर्कुलर सिस्टम वाला, है ना, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट गोलीय व्यवस्था में। या मान लो कुछ इस तरीके से किसी रेस्टोरेंट में गए और थोड़ा सा भाई और स्टैंडर्ड था, तो उसने मेज कैसे बना दी? उसने मेज इस तरीके से बना दी, और इस तरीके से मेज बना दी, तो यहाँ के कोई बंदा बैठ गया है, हाँ, यहाँ पे कोई बैठा है, कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई यहाँ पे भी बैठा हुआ है, कोई यहाँ पे बैठा हुआ है,
और सभी क्या करने गए हैं? खाना खाने, है ना। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं हम कोने पे ही बैठेंगे, तो भाई वो यहाँ पे बैठ सकता है ना। वो चाहे जहाँ जहाँ बैठा दो, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है कोई, ठीक, यहाँ भी बैठ सकता है। तो जहाँ जहाँ मन करे वहाँ भी बैठा दो भाई, क्या दिक्कत है। ज़्यादा लोग आ गए तो बिठाना ही पड़ेगा। तो इस सिस्टम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यही कुछ व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे आपसे बैठकी व्यवस्था के सवाल पूछे जा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को इतने में नहीं ना? तो आ जाओ एक बार फिर से यहाँ पर, और यहाँ से इसको समझ लो बच्चों, ठीक है, ये नोट कर लो। एक चीज़ और देख लो, यहाँ भी विपरीत स्थितियाँ पूछी जा सकती है, समझे? देख लो जरा ध्यान से, छूट रहा है। यहाँ भी विपरीत पूछी जा सकती है। तो ई के विपरीत कौन आएगा? ए। एच के विपरीत कौन आएगा? डी। और बी के विपरीत कौन आ जाएगा? एफ। और जी के विपरीत कौन आ जाएगा? सी। ये इनको कहा जाएगा कि इनके, यानी जिनका मुंह सामने सामने होगा वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? अपोजिट कहलाएंगे। सीधी सी बात है। बोलते हो ना बैठे हो के, अरे वो तो मेरे अपोजिट बैठा है, कहीं बैठते हो तो बोलते हो कि नहीं कि वो मेरे अपोजिट बैठा है, वो मेरे अपोजिट बैठा है। तो ऐसे आप लोग बताते रहते हो। तो यहाँ भी हमें ये दो चीज़ें देखनी है। एक तो विपरीत कौन कौन बैठ रहे हैं, इससे सवाल, संबंधित सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। और दाएं बाएं से संबंधित, दाएं दूसरा तीसरा, इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। हो गया? हो गया बच्चों? चलो ये भी नोट कर लो। हो गया तो नेक्स्ट वाला, ये तो समझाए हैं, नोट करना हो नोट कर लो।
डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है तो थोड़ा सा स्मार्ट काम आप लोग भी करो। मोबाइल लेके आओ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अरे स्क्रीनशॉट नहीं, क्या कहते हैं, फोटो खींच लिया करो। इसलिए कह रहे हैं ना कि ये जो उधर बैठ के देख रहे हैं क्लास को, पढ़ रहे हैं, वो कॉपी पेन जल्दी उठाते नहीं, और कॉपी पेन नहीं उठाएंगे, इसे पढ़ा रहेगा तो सोचेंगे कि बोर होने लगते हैं। और जबकि असली पढ़ाई यही है कि आप पढ़ाई करते समय आपके हाथ में आपका कॉपी और पेन है ना, तो सब क्लास ज़्यादा समझ में आती है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है और आपके दिमाग में बातें और बैठ जाती है जब आप लिख लेते हो। इसलिए बेटा आप लोगों से भी मैं कह रहा हूँ, है ना, हम आपको तो देख नहीं पा रहे हैं कि आप कैसे पढ़ रहे हो, लेकिन सही तरीका यही है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो जैसे ये बच्चे नोट कर रहे हैं ना कॉपी पेन लेके, आप भी ये मान के चलो कि हम क्लास में बैठे हैं, तब इस क्लास का पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। ठीक है ना। बस अंतर कहाँ पे है, अंतर ये कि मैं इनको सामने से देख रहा हूँ, ठीक है, और मैं इनको जाके बता सकता हूँ। अब ये वाली क्लास लेनी है तो भैया प्रयागराज सोल्जर डिफेंस एकेडमी में आके एडमिशन लेना होगा, तब आप क्लास में बैठ के पढ़िए, तो हम आपको देखते रहेंगे, तो मेरी निगाह भी मिलती रहेगी किसको समझ में आया किसको नहीं। तो देखो भाई, ऑफलाइन वाली बात तो ऑनलाइन में नहीं आएगी, है ना, क्योंकि ऐसी अभी टेक्निक नहीं है। अब आगे हम भविष्य की बात नहीं जानते हैं कि हम बिल्कुल जैसे आमने सामने बैठे हुए हैं, ऐसे बैठ के हम आपको जाके बता सकते हो, देख सकते हो, तुरंत आपकी प्रतिक्रिया समझ के मैं आपको बोल दूं। हो सकता है अभी उसमें वक्त लगेगा, तो वैसे करना होगा तो आप लोग आके एडमिशन लो यहाँ पे सोल्जर डिफेंस एकेडमी ऑफलाइन क्लास में। अदरवाइज आप जहाँ पे हो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन एक सेल्फ डिसिप्लिन में बैठ के उतनी देर के लिए कॉन्सेंट्रेटेड होकर क्लास में बैठिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए। जैसे ये बच्चे नोट करते हैं क्लास के बाद, जैसे मैंने पढ़ाया कोई कॉन्सेप्ट उसको नोट करते हैं, तो आप लोग भी उसको नोट करो, तो इनके साथ साथ चलोगे और आपको भी लगेगा कि है यस हम क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये तरीके हैं, है ना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन नोट करिए। कह रहा है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? पूड़ी खाने के लिए, हाँ बैठे हैं। और कह रहा है डी जी के दाईं ओर है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, डी जी के दाईं ओर है। ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन है सी ए और बी के बीच में है, सी ए और बी के बीच में है। बीच में है, ठीक है। ई एफ और डी के बीच में है, ई एफ और डी के बीच में है, ठीक है। जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। बिल्कुल बाईं ओर कौन बैठा है?
बिल्कुल बाईं ओर कौन बैठा है। ठीक है, ये आपका सवाल आ गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, सूचनाएं रहेंगी, और उन सूचनाओं के आधार पे आपको सवालों को सॉल्व करना होता है। इन्हीं सूचनाओं के आधार पे आप अरेंज करोगे, बैठाने की व्यवस्था करोगे। आप मैनेजर हो, पंक्ति उस पंगत को बिठाने का, और आपको मैनेज करना है इसी आधार पे कि कैसे बैठाओगे उनको। ठीक है, आओ देखते हैं, सीखो आप लोग कैसे करोगे इसको। देखो बच्चों, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम उस बंदों को पकड़ेंगे या बंदे को पकड़ेंगे जिसकी एक निश्चित स्थिति दी गई है। अब दे किया गया है, देखो अगर पढ़ते हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। कह रहा है कि डी जी के दाईं ओर है, डी जी के दाईं ओर। इसका मतलब जी यहाँ होगा तो डी यहाँ पे होगा। बोलो होगा कि नहीं? डी जी के दाईं ओर हो गया। ये नहीं बताया कि किस स्थान पे है, इसका मतलब दाईं ओर पहले होगा, मेरे दाईं ओर है ना। अच्छा, अब कह रहा है कि सी ए और बी के बीच में। सी ए और बी के बीच में दो तरीके से हो सकता है। सी ए और बी के बीच में दो तरीके से हो सकता है, इन दोनों तरीके से हो सकता है। यहाँ भी सी ए और बी के बीच में है, यहाँ भी सी ए और बी के बीच में है। अभी इसको ऐसे रखने दो, ठीक है। इन दोनों में कोई सेट हो जाएगा एक। अच्छा, कह रहा है ई एफ और डी के बीच में है। अब क्लियर स्थिति कह रहा है कि ई एफ और डी के बीच में, डी ए और एफ है ना, डी ई और एफ के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ कि डी दो बंदों के बीच में आ रहा है, ई एफ और डी के बीच में। ई आ रहा है किसके बीच में? डी और एफ के बीच में। ठीक है, यहाँ पे डी था ना, कह रहा है कि ई एफ और डी के बीच में है, तो भाई डी ई जो है डी और एफ के बीच में हो गया कि नहीं? बोलो। अच्छा, अब एक चीज और कह रहा है कि जी और बी के बीच में तीन व्यक्ति हैं। जी और बी के बीच में तीन व्यक्ति हैं। अब देखो, अगर मैं ये वाली पोजीशन को यहाँ पे रखूँ तो जी और बी के बीच में तीन व्यक्ति नहीं हो जाएंगे, जी और बी के बीच में 5 व्यक्ति हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाला रिजेक्ट हो रहा है ना, ये वाला रिजेक्ट हो रहा है। क्योंकि अगर इसको हम यहाँ पे सटाते हैं तो आप क्या देख रहे हो, जी और बी के बीच में 5 व्यक्ति हो जा रहे हैं, जबकि सवाल क्या कर रहा है, जी और बी के बीच में 3 ही व्यक्ति हैं। जब हम इसको लेके आते हैं तो देखो यहाँ पर बी आ जाएगा, तब सिचुएशन क्या आएगा, जी डी ई एफ। अब यहाँ पे देखो जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति आ रहे हैं ना, यानी जो इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, लाइन अरेंजमेंट कर दिया कि नहीं? अब सवाल क्या पूछ रहा है, बिल्कुल बाईं ओर कौन बैठा है? बोलो जी, तो आंसर आ गया जी। समझ गए जी? हाँ, समझ गए? आप लोग भी कमेंट करके बताना। अगर नहीं समझ आएगा फिर से बताएंगे, क्योंकि सवाल पूछना आपका फंडामेंटल राइट है। और कल इस पे हम ढेर सारे सवाल कराएंगे, है ना। तो बिल्कुल ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। और हर एग्ज़ाम में ये समझ लेना, सीटिंग अरेंजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर सवाल में मतलब हर एग्ज़ाम में सवाल आते हैं।
चाहे आप वाई ग्रुप दे रहे हो, चाहे आर्मी जीडी दे रहे हो, चाहे एसएससी जीडी दे रहे हो, सीटिंग अरेंजमेंट और जो इससे पहले मैंने पढ़ाया है लीनियर वो आपका क्रम व्यवस्था परीक्षण है ना, रैंकिंग टेस्ट, इन दोनों से सवाल जरूर रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं रीजनिंग के, उससे सवाल रहने रहे, जैसे डायरेक्शन टेस्ट सवाल जरूर रहेगा, रैंकिंग टेस्ट उससे सवाल जरूर रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट उससे सवाल। तो जो ये अरेंजमेंट टॉपिक है जितने भी इसमें चैप्टर हैं इनसे सवाल जरूर रहता है कोई भी एग्जाम हो, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ गए। तो चलिए बच्चों कल मिलते हैं, कल इस पे और भी सवालों को करेंगे ताकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और सीटिंग अरेंजमेंट से एक भी सवाल छूटेगा नहीं, सारा करके आओगे, ठीक है।